चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात करूं तो इसकी खोज, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसके हम समय की बात करें, समय काल की बात करें, टाइम पीरियड, ठीक है। ओके, तो जो इनका समय रहा है वो रहा 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। बट कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका समय चेंज है, तो वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जो इसका समय देखो, डॉक्टर बी ए स्मिथ के अनुसार समय जो था हड़प्पा सभ्यता का, वो माना जाता है 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक। कब माना जाता है? 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसके बाद में रेडियो कार्बन यानी कि C14 के अनुसार, तो रेडियो कार्बन यानी कि C14 के अनुसार जो समय काल माना जाता है वो माना जाता है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसके बाद थर्ड बात करेंगे हम, थर्ड पॉइंट वो, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, ओके। एक मिनट, स्लाइड ही बदल लेते हैं। तो इसके लिए हम एक मिनट स्लाइड बदल करके मैं आपको दूसरी स्लाइड पर, अगली स्लाइड पर बताता हूँ। चलिए, जो थर्ड इतिहासकार थे वो कौन थे? द गजेटियर ऑफ इंडिया। इनके अनुसार जो समय काल था वो 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। कितना माना जाता है? 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब हम बात करेंगे 1899 की। सबसे पहले 1890 की हम 1890 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारत आया था। कौन आया था? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम भारत आया था और पुरातत्व विभाग का क्या माना जाता है? जन्मदाता। तो पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है इसको, पुरातत्व विभाग का जन्मदाता, ठीक है। क्या माना जाता है इसको? जन्मदाता, ठीक है। पुरातत्व विभाग का इसको जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, तो इसके लिए भी हम स्लाइड बदलेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे हम यहाँ पर, सेकंड पॉइंट की। तो इसके बाद 1899 से 1905 तक भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। अब इसने 1905 में क्या किया था? 1905 में इसने भारतीय पुरातत्व की स्थापना की थी, ठीक है।
1905 में भारतीय पुरातत्व विभाग की इसने स्थापना की थी। किसने? लॉर्ड काइजन ने। 1899 से 1905 तक लॉर्ड काइजन भारत का बादशाह रहा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट 1921 का 1921 जॉन मार्शल, जो देखो 1921 में जॉन मार्शल ये कौन थे? जॉन मार्शल कौन थे? ये अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? पुरातत्व विभाग के। ठीक है, पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है, पुरातत्व विभाग के कौन थे? अध्यक्ष। ठीक है, इतना याद रखना। तो जॉन मार्शल 1921 में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। ओके, इनकी अध्यक्षता में जो दयाराम साहनी थे, उन्होंने क्या किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसने? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1921 में। तो चलिए दयाराम साहनी के बारे में हम बताते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की क्या करवाई थी? खुदाई। ठीक है, खुदाई करवाई थी। ओके, तो कुछ ईंटों के साक्ष्य मिले थे। क्या मिला था? ईंटों के साक्ष्य पाए गए थे। जब इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की तब हड़प्पा सभ्यता को क्या नाम दिया गया? जॉन मार्शल ने इसको क्या नाम दिया था? मिनट, हम स्लाइड बदलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कितने नाम दिए थे? तो जॉन मार्शल ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता को कुछ नाम भी दिए। तो चलिए नाम के बारे में बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम। ठीक है, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को कहा गया। क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, इसको कहा गया। अगला, तो इसका हम नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे हम पॉइंट 2। क्या कहा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में इसको कांस्य युगीन सभ्यता। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया था। क्या कहा गया था? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता इसी को कहा गया था। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको नगरीय सभ्यता कहा गया। चलिए, थोड़ा प्रॉब्लम था इसमें फोन में, तो चलिए इसको क्या कहा गया था? हड़प्पा सभ्यता के कितने नाम थे? सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता। ठीक है, कौन कौन से? नगरीय सभ्यता। ओके, साथ ही साथ फिफ्थ पॉइंट इसमें हम रख सकते हैं ताम्र युगीन सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता। ठीक है, इसके बाद में 6 पॉइंट होगा हमारा चारकोलिथिक की सभ्यता। चारकोलिथिक की सभ्यता। ठीक है, तो इतने सारे नाम दिए गए थे। ठीक है, किसको? हड़प्पा सभ्यता को। ओके, तो आप इसमें नोट्स बना सकते हैं। यदि आपको ठीक से नहीं दिख रहा हो तो मैं
एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नाम, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम सिंधु घाटी सभ्यता, काशीयुगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, चारकोलिथिक की सभ्यता। किसने दिए थे नाम? जॉन मार्शल ने। कब दिए थे? 1921 में। कब दिए थे? कब दिए थे? तो उसके बारे में लिख लीजिए यहाँ पर 1921 में, ठीक है, यानी कि 1921 में। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी, यानी किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो बेसिकली चारों दिशाओं में फैली हुई थी और काफ़ी दूर दूर तक। तो हम इसके बारे में बताते हैं आपको। ओके, चलिए जो हड़प्पा सभ्यता हमारी थी वो कहाँ कहाँ फैली हुई थी। देखो, सबसे पहले हम हड़प्पा की बात करें तो पूरब में चले जाइए आप। पूरब में कहाँ पर? हिंडन नदी पर, और हिंडन नदी पर, और मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में। आलमगीर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। आलमगीर उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद दूसरा, पूरब से पश्चिम, वेस्ट। अब जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम में यदि आप जाएंगे तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक मिलेगी आपको पश्चिम में? दाश्क नदी पर। कहाँ पर? दाश्क नदी पर, ठीक है। और बलूचिस्तान, ये क्या है? जगह। बलूचिस्तान ये जगह है, ठीक है। बलूचिस्तान वो कहाँ पर पड़ती है? पाकिस्तान में, ठीक है। ओके, बलूचिस्तान पाकिस्तान। थर्ड पॉइंट, थोड़ा मैं एक साइड से थोड़ा तिरछा लिख पा रहा हूँ। ओके, तो इसके लिए कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से देख लेना, तिरछा लिखने से कोई नहीं होता वो। इसके बाद में उत्तर में चले जाइए आप। कहाँ पर? उत्तर में। तो उत्तर में यदि हम बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता मिलेगी आपको चेनाब नदी पर। कहाँ पर मिलेगी? चेनाब नदी पर मिलेगी। और मांडा, मांडा एक जगह है। मांडा क्या है? जगह। जगह कहाँ पर है मांडा? अखनूर के निकट। कहाँ पर है? अखनूर के निकट, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये अखनूर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ओके, चलिए अब थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो अब कहाँ पर पड़ेगी? आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपको सब कुछ उसमें मिलेगा, कुछ डिलीट नहीं होता है, वीडियो में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दक्षिण की। किसकी? दक्षिण। तो दक्षिण में कहाँ पर मिलेगी हड़प्पा सभ्यता? तो दक्षिण में यदि मैं बात करें तो ये मिलेगी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी पर। और देमाबाद। देमाबाद कहाँ पड़ता है भाई साहब? देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। कहाँ में पड़ता है? महाराष्ट्र। ओके, देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तांबे के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? अब बेसिक से पॉइंट थोड़े हो जाते हैं। तांबे के साक्ष्य, तांबे के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो तांबे के साक्ष्य देमाबाद में मिले थे, ठीक है। देमाबाद। ओके, इसके बाद मैं बात करूँ हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक। कैसा था? मात्र सत्तात्मक। ओके, समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। और जो इनका जो व्यवसाय था, व्यवसाय, जो व्यवसाय था कैसा था? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली कैसा था? वस्तु विनिमय प्रणाली। ओके, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। तो इनका व्यवसाय कैसा था? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना या दूसरी वस्तु देना, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय, अभी मैंने व्यवसाय की बात करी थी, अब मुख्य व्यवसाय। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। क्या था? कृषि। इनकी कृषि में क्या क्या आता था? तो गेहूँ। इनकी कृषि में गेहूँ, सरसों, क्या क्या आता था? गेहूँ, सरसों, मटर, ठीक है। और
कपास, क्या आता था, कपास, तिल, और हाँ इतना ही आता था, कपास, तिल, ठीक है। और गेहूँ, सरसों, मटर, चावल भी आते थे, ठीक है, चावल, राइस, ओके। इनके जो देवता थे वो बताइए, इनके देवता। तो देखो इनके देवता की बात करें यदि हम, देवता, तो इनके जो देवता थे वो थे पशुपतिनाथ, इनके मुख्य देवता थे। कौन थे, मुख्य देवता, ठीक है, इनके मुख्य देवता थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अन्य देवता, तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो अन्य देवता थे वो कौन थे, अन्य देवता, अन्य देवता। तो अन्य देवता की बात करें तो एक शिंगी बैल, एक शिंगी बैल, एक शिंगी बैल, साथ ही साथ इसमें सर्प भी आता था, सर्प, और धरती, धरती, और एक शिंगी बैल हो गया, सर्प हो गया, धरती हो गई, और पीपल का वृक्ष, ठीक है, पीपल का वृक्ष, ठीक है, ये पीपल का वृक्ष, ठीक है। तो इनके ये देवता थे। अब हम बात करेंगे कि साक्ष्य क्या मिले थे। हड़प्पा सभ्यता में जो साक्ष्य मिले थे वो मिले थे शैल खड़ी की मोहरें। कौन सी, शैल खड़ी की मोहरें, ठीक है, शैल खड़ी की मोहरें, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पशुपतिनाथ का आकार कैसा था। देखो जो पशुपतिनाथ थे, पशुपतिनाथ, ठीक है, तो पशुपतिनाथ कुछ ऐसे थे। और यहाँ से देखो मैं बताता हूँ, बेसिकली ऐसे नहीं थे लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो तो यहाँ पर इनका ये राइट हैंड है, ठीक है, यहाँ पर ये राइट हैंड, ठीक है। इस साइड क्या मिला था, हाथी और बाघ के साक्ष्य, हाथी और बाघ के साक्ष्य, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिले थे, ठीक है। लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड की बात करें, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में क्या मिला था, गेंडा और भैंसा के साक्ष्य, गेंडा और भैंसा के साक्ष्य, ठीक है। अच्छा, इनके पैरों की बात करें तो एक मोर का साक्ष्य यहाँ पर था और एक मोर का साक्ष्य यहाँ पर था, दोनों के नीचे दो हिरन, दोनों के नीचे दो हिरन के साक्ष्य, ठीक है। तो ये पशुपतिनाथ की कहानी है कुछ ऐसी। पशुपतिनाथ के राइट हैंड, दायां हाथ में एक हाथी एक बाघ का साक्ष्य और बायां हाथ पे गेंडा भैंसा के साक्ष्य, राइट हैंड पे चूड़ियाँ और लेफ्ट हैंड पर चूड़ियाँ। तो दोनों हाथों की ओर चूड़ियाँ भी पाई गई, ठीक है, दोनों हाथों की ओर चूड़ियाँ, दोनों हाथों पर चूड़ियाँ मिली, चूड़ियों के साक्ष्य मिले, ठीक है। तो पशुपतिनाथ की ये कहानी। इसके बाद चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। इनकी लिपि कैसी थी, अब हम बात करेंगे इनकी लिपि, ठीक है। इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक, कैसी थी, भाव चित्रात्मक, ओके। भाव चित्रात्मक का मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा सका, जिसको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका। अगर हम बात करें तो इसको लिखा कैसा जाता था, इसकी जो लेखन कला थी वो कैसी थी, लेखन कला, वो दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, ठीक है, कैसी थी, राइट टू लेफ्ट, कैसी थी, राइट टू लेफ्ट। साथ ही साथ इसमें यू अक्षर का प्रयोग हुआ, अंग्रेजी के यू अक्षर का प्रयोग किया गया था, ठीक है, यू अक्षर का प्रयोग, ठीक है, यू अक्षर का प्रयोग किया गया था। और अभी तक 400 अंकन खोजे गए, हड़प्पा सभ्यता के अभी तक 400 अंकन खोजे गए, कितने, 400 अंकन, ओके। तो इतना याद रखना और नोट्स बना लेना बिल्कुल प्रॉपर, जो आता है एग्जाम में पूछता है मैं वही यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कोई समझ नहीं आता तो मेरी आवाज़ को सुन सुन करके नोट्स बना लेना, यदि उसमें कुछ आपको अच्छा नहीं दिख रहा हो, यदि
बेसिकली सब समझ में आ रहा मुझे कि लिपि बहुत चित्रात्मक, जिसको पढ़ा नहीं जा सका, लेखन कला बिल्कुल एकदम साफ दिख रहा, क्लियर दिख रहा। थोड़ा राइटिंग में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, तो नोट्स बना सकते हो। मेरी सुबह मॉर्निंग में जो क्लास होती है वो साइंस की होती है। अभी सेल का जो फर्स्ट टॉपिक होगा उसे देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, क्लास को शेयर जरूर कर देना। जो भी विद्यार्थी हिस्ट्री के बैच से जुड़ना चाहता है, CGL के बैच से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, CGL के बैच से, किससे? CGL के बैच से, ठीक है। तो पराक्रम 2.0 के नाम से है, और अभी इस पर सेल चल रही है, ठीक है। तो ये कंप्लीट टीयर वन और टीयर 2 के लिए है, ठीक है। तो आप इससे जुड़ जाइए अभी, और इसमें आपका हिस्ट्री कंप्लीट करा देंगे हम, ठीक है। ये हिस्ट्री का बैच है, ये हिस्ट्री का बैच है, ठीक है। और इसमें पूरा हिस्ट्री हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। इस पर 90% डिस्काउंट चल रहा है अभी, ठीक है। डिस्काउंट 90%। तो आज के लिए बस इतना ही, और मात्र चलिए, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, वो इस बैच को खरीद सकते हैं, ठीक है। ये बैच कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, मात्र 49 रुपये का होगी। इसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री होगा, इसी में आपका वो मिडिवल हिस्ट्री होगा और मॉडर्न हिस्ट्री होगा, यानी कि इन तीनों सब्जेक्टों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों सभी को। और हम जो सुबह मॉर्निंग में क्लास करेंगे तो उससे ज़रूर जुड़ना, क्योंकि उसमें कंप्लीट क्लासेस में दे रहा हूँ, ठीक है, साइंस की। ओके।